22 अप्रैल और इस दिन आप और हम मिलकर कर बातें करते हैं कि हम अपनी अर्थ को आखिर कैसे बचाएं। आज से नहीं, 50 साल से भी ज्यादा तो हो चुके हैं इन बातों को करते हुए। 1970 से हमने शुरुआत की थी, 1970 से, जब हम क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, अर्थ को कैसे बचाएं, इन बातों की ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, क्योंकि तब ये बातें होती नहीं थी। आज तो इस पर बातें बहुत होती हैं, लेकिन अभी इस दिशा में काम करना, एफर्ट करना और भी ज्यादा बाकी है। और जो एफर्ट कर रहे हैं, आज उन्हीं से आपकी मुलाकात करवाऊंगी और उनसे जानेंगे कि हमारी अर्थ का सबसे बड़ा आखिर दुश्मन कौन है और कैसे हम इस दुश्मन को मिलकर जान से खत्म कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ और मेरे साथ में जुड़ चुके हैं मिस्टर अभिषेक जैन, हु इज डायरेक्टिंग पावरिंग लाइवलीहुड्स। तो प्लीज इसके बारे में बताइए कि क्लाइमेट चेंज जो है कैसे इंपैक्ट करता है रूरल लाइवलीहुड को। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज अभी जो है वो हम सबको इम्पैक्ट कर रहा है इन वन और द अदर वे। अभी पिछले साल जैसे कि मार्च में ही बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी। अब उससे एक तो चाहे वो सड़क पे ठेले वाला है, हाँ। अगर वो अपना सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, कुछ भी है, उनकी लाइफ इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उतनी हीट में उनको या तो पानी अब ज़्यादा चाहिए, कोई शेड चाहिए, उनकी बिक्री कम हो जाती है क्योंकि वो गली गली में घूम नहीं सकते इतनी धूप में, एक्सेट्रा। से लेके हमारा किसान जो है उसकी गेहूं की फसल कम हो गई थी पिछले साल। दोनों चीजें, क्वांटिटी कम हो गई और क्वालिटी भी कम हो गई, क्योंकि गेहूं सुकड़ गया। पर ये जरूर है कि क्लाइमेट से एक तो आपका बारिश जो है अनसर्टेन हो जाती है, बारिश की टाइमिंग चेंज हो जाते हैं और इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कम दिनों में आपको बहुत ज्यादा पानी मिलता है, विच मीन्स कि एक तो फसल में नुकसान आता है अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, और दूसरा आप पानी को संभाल नहीं सकते, तो इससे फ्लडिंग होती है और नीचे परकुलेट कम हो पाता है जमीन में पानी। दूसरा फिर सूखे के दिन बढ़ जाते हैं, उससे भी लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि किसान के लिए फिर अगेन डिपेंडेंसी इरिगेशन पे ज्यादा हो जाती है कि कहीं ना कहीं से सिंचाई का कोई साधन लेके आए। तो हर एक मामूली इंसान की लाइफ से क्लाइमेट चेंज बहुत बारीकी से जुड़ता जा रहा है। चाहे हम उसको रोज समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, बट हमें ऑन अ डेली बेसिस वो इम्पैक्ट करना शुरू कर रहा है। अभी मई जून आएगा नॉर्थ इंडिया में, हर साल हम टेम्परेचर के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, है ना। पिछले साल गुड़गांव में 52 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। तो वो हीट स्ट्रोक जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, कई प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी हो जाती है गर्मी की वजह से। तो देयर आर मल्टीपल वेज इन व्हिच इट इज इम्पैक्टिंग। बट अब अगर हम ये बात करें कि अच्छा क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, अब इसको साथ साथ में संभाले कैसे और अपना जीवन निर्वाह भी कैसे करें, दैट इज वेयर अ सॉल्यूशन लाइक पावरिंग लाइवलीहुड्स कम। ये हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था लगभग आज से 3 साल पहले, वी स्टार्टेड जस्ट बिफोर द पेंडेमिक। मतलब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ कोविड के ऑलमोस्ट आने के टाइम पे, और फिर एकदम से इस प्रोग्राम पे फोकस भी बहुत आया, क्योंकि हमने देखा बहुत सारी माइग्रेशन हुई अर्बन इंडिया से रूरल इंडिया में, क्योंकि लोग काम के लिए आते हैं अर्बन, कोविड के दौरान स्पेशली हुई। तो एकदम से ध्यान गया लोगों का कि अच्छा रूरल में लाइवलीहुड्स कैसे बनाए जाए ताकि लोगों को हमेशा अर्बन इंडिया में ना आना पड़े, शहरों में ना आना पड़े काम काज को ढूंढने के लिए। तो उसमें एक था कि अच्छा, अब एक बहुत बड़ी चीज होती है रूरल इंडिया में कि आपका रॉ उत्पाद तो सारा रूरल इंडिया से ही आ रहा है, चाहे वो कोई भी क्रॉप है, चाहे वो कपास है, सब कुछ वो रूरल इंडिया में उग रहा है। पर उसका जो वैल्यू एडिशन है, उसमें किसी भी तरह की वैल्यू जो हम ऐड करते हैं वो मोस्टली अर्बन सेंटर्स में हो रहा है। उसी कपास का जो कपड़ा बन रहा है वो अर्बन इंडिया में बन रहा है, उसी गेहूं का जो आटा बन रहा है वो अर्बन इंडिया में बन रहा है। अब तो हालत ये भी हो गई है कि रूरल इंडिया से गेहूं आता है, अर्बन इंडिया में शहरों में आके पिसता है और फिर वापस थैली जाती है गांव में गेहूं को खाने के लिए। तो वो जो छोटे छोटे वैल्यू एडिशन है जिससे कि एक्चुअल कमाई के साधन बढ़ सकते हैं, वो रूरल इंडिया में बहुत कम हो रहे हैं। तो उनको किस तरह से बढ़ाया जाए, उसका एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है कि हाँ, आपको ढंग से रिलायबल एनर्जी मिल रहा है, तो आप कुछ तरह का वैल्यू एडिशन, किसी तरह की मैकेनाइजेशन कर सकते हो। अगर आपको बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं है, तो इसका मतलब फिर आपको या तो डीजल पे निर्भर करना पड़ेगा, और डीजल का कॉस्ट हमें पता है कि आज की डेट में 90 रुपए से लेके 100 रुपए डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे, पेट्रोल डीजल दोनों का बहुत ऊपर है। तो ये इतना महंगा हो जाता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए वैल्यू एडिशन कम होता गया है रूरल इंडिया में और अर्बन की तरफ ज्यादा हो गया। हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं पावरिंग लाइवलीहुड से। हम चाह रहे हैं कि किस तरह से आप वैल्यू एडिशन को वापस रूरल इंडिया में लेके आइए, वहां पे जॉब्स और लाइवलीहुड क्रिएट करिए, बट ये करिए इन अ वे। अब क्लाइमेट चेंज कैसे जुड़ा है इसके साथ कि आप क्लीन एनर्जी के साथ करिए, जो सोलर की बात करते हैं, हाँ,
कि एक तरफ से क्लाइमेट को हम इम्पैक्ट ना करें और दूसरी तरफ से ऐसे लाइवलीहुड और ऐसी आजीविका के साधनों को जोड़ें ताकि ना कि आज बट आज से 15-20 साल बाद भी वो लाइवलीहुड रेजिलिएंट रहे, क्लाइमेट चेंज और बढ़ने के बाद भी उससे आजीविका कम ना हो। क्योंकि अगर वो खेती की बात करें तो खेती से आजीविका कम हो सकती है क्योंकि जिस तरह के इम्पैक्ट आ रहे हैं, पर अगर हम और वैल्यू एडिशन में डाइवर्सिफाई कर देंगे इनकम को, इनकम के बहुत सारे सोर्स हो जाएंगे, तो कम से कम आपने रिस्क को हेज कर दिया। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, इसी तरह से इनकम के सोर्सेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं रूरल इंडिया में। क्या आप कोई एग्जांपल देना चाहेंगे किस तरह के इनोवेशंस यूज तो किए जा रहे हैं? बहुत सारे, मतलब अभी मान के चलिए कि आपके पास, आपने कैप्सिकम की बात की, हाँ। आप इसी तरह टमाटर सड़ता है हर साल, हाँ। प्याज सड़ता है, कई बार 80 रुपए किलो भी बिकता है और कई बार वो सड़ता भी है। अब इतनी सारी ये सब चीजें जो हैं, आप इसको मंडी में या किसान के घर पे सड़ने की बजाय अगर आपने एक सिंपल सोलर ड्रायर लगा लिया, सोलर ड्रायर क्या है कि धूप की गर्मी से आपने इन चीजों को सुखा लिया और सुखाया इस तरह से कि वो उसमें न्यूट्रिशन रिटेन हुआ, उसका कलर रिटेन हुआ, उसका टेस्ट रिटेन हुआ, तो वही टमाटर आपका सन ड्राइड टोमेटो बन जाता है जो आप अपने पिज्जा में लगा के खाते हैं। ओके। तो और उसकी वैल्यू बहुत गुना बढ़ जाती है। वो सन ड्राइड टोमेटोज मतलब कम से कम 20-25 गुना महंगा कॉस्ट आती है उसकी। तो और ये एक एग्जांपल है। आप प्याज लीजिए, आपका मैगी का टेस्ट मेकर जो है उसमें वो ड्राइड अनियन है, ड्राइड गार्लिक है, ड्राइड जिंजर है, तो इस तरह से बहुत सारी वैल्यू एडिशन पॉसिबल है। सिर्फ सोलर ड्रायर पे ही हमने चाय से लेके आप रोज पेटल से आप अपनी जो हल्दीराम की बर्फी होती है जिसपे रोज पेटल है वो वहीं से आता है। आप ये देखिए कि मेरे तो घर पे अभी केला, ड्राइड बनाना, ड्राइड अनानास, ड्राइड तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आप सेम सोलर ड्रायर से कर सकते हैं। जैस्मिन टी, कैमोमाइल टी, ये सब सोलर ड्रायर में ड्राई हो सकती है और इसका खर्चा बिजली से बहुत कम आता है, लगभग 3-4 गुना कम आता है, क्योंकि आपको हीट जनरेट करने के लिए सिर्फ सोलर चाहिए, आपने बिजली का खर्चा कुछ हुआ है। प्लस ये फूड ग्रेड हो जाता है, आप इसको ढंग से कवर करके रखते हैं तो दिस कैन गो इनटू वेरी हाई क्वालिटी। मतलब आपके बहुत सारे हमारे जो गांव के एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब जो किसान थे खुद, अभी भी किसानी करते हैं पर साथ में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वो डायरेक्टली बिजनेसेस को बेच रहे हैं ये चीजें सुखा के। तो ये एक एग्जांपल है। ड्राइड चीजें तो सच में कॉस्टली मिलती है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स। और फिर आप ये देखिए कि आप अभी क्या होता है, किसान को जब पैसा नहीं मिलता है उसको पता है कि मैंने एक दिन और रखा तो ये तो सड़ जाएगा, तो किसान को जिस रेट पे मंडी में बिक सकता है वो उसी पे बेचता है, चाहे वो अब टमाटर उसको 3 रुपए किलो बेचना पड़े। अब उसको पता है कि उसके पास एक ऑल्टरनेटिव है, तो उसके पास एक बार्गेनिंग पावर भी आ जाती है कि उसको उसी 3 रुपए में नहीं बेचने की जरूरत कि मैं सोलर ड्रायर का इस्तेमाल करके इसे इस तरह कर। तो ये एक बहुत बड़ा, और कुछ किसान हमारे ऐसे हो गए जिन्होंने ना तो खुद अपने लिए किया है बट अब वो बाकी किसानों से लेके इन चीजों को सुखाते हैं, तो और किसानों का भी इनकम को डाइवर्सिफाई कर दिया उन्होंने। ये एक एग्जांपल है, पर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। अभी एक जो थोड़ा और कॉमन हो चुका है वो है सोलर पंप। ओके। कि आपने सोलर की सौर ऊर्जा से ही पानी, सिंचाई के लिए पानी को पंप कर लिया। अब उसमें बड़े पंप तो सरकार काफी प्रमोट कर रही है, कई सालों से 5 HP 10 HP के पंप लग रहे हैं, पर बहुत सारे किसान इस देश में बहुत छोटे हैं, जिनको मार्जिनल फार्मर कहते हैं या स्मॉल फार्मर कहते हैं, 1-1 एकड़ से भी कम लैंड होल्डिंग्स हैं। अब उनके लिए बड़ा पंप लेना बहुत मुश्किल है, तो माइक्रो सोलर पंप, हाँ, जिसकी कीमत मतलब आप 30 से 40 हजार रुपए में अपने, अगर आपने कोई किसी भी तरह की बागवानी कर रहे हैं या कोई भी हॉर्टिकल्चर, फूल या सब्जियां कुछ भी उगा रहे हैं, तो उसमें आप ये माइक्रो सोलर पंप लगा के, एक तो बहुत जगह किसानों ने क्या किया है कि एक फसल लेते थे साल में, उसकी बजाय अब 2 फसलें लेने लगे हैं, क्योंकि पहले सिर्फ वर्षा पे निर्भर रहते थे, अब उनके पास एक छोटा साधन आ गया। दूसरा, कुछ किसान जो डीजल पे निर्भर होते थे, उनका साल का 40,000 रुपए सिर्फ डीजल का खर्चा आता था, अब एक बार पंप ले लिया तो वो कितने साल अब पंप उसको चला सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। फिर इसी तरह से हम इधर आए, अगर पशुपालन के ऊपर आए, गाय भैंस भेड़ बकरी अगर हम पाल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे गर्मी में काफी सूखा हो जाता है, तो आपको हरा चारा नहीं मिलता है। और हरा चारा मतलब डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है जानवरों की, ताकि आपका दूध का उत्पादन पूरा हो, उसका पोषण पूरा रहे जानवर का। तो अब ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस आ गए हैं कि आपने एक बहुत छोटा सा सोलर पैनल लगाया और एक वर्टिकल फार्मिंग शुरू कर दिया, जिसमें आपको जमीन भी इस्तेमाल नहीं करनी, आपकी खेत की जमीन बची, और एक छोटी सी वर्टिकल फार्मिंग में आपने हरा चारा उगाना शुरू कर दिया। तो सिर्फ मक्के का दाना डाला तो उसमें 6 से
8 दिन में आपका हरा चारा हो गया, मिल गया। जिससे कि मिल्क की आउटपुट लगभग 10 से 15% बढ़ गई है, फैट कंटेंट बढ़ गया है दूध में गांव के और भैंस के, तो इससे इनकम पे सीधा इम्पैक्ट आ रहा है। तो किस तरह से क्या यही क्लाइमेट स्मार्ट फार्म प्रैक्टिसेस है या इससे कुछ अलग है? क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस इससे और बढ़ के हैं। अच्छा। ये सब है कि किस तरह से फार्मिंग आप कर रहे हैं या किसी तरह की किसानी कर रहे हैं, उससे वैल्यू एडिशन और कैसे हो और इनकम कैसे हो। अब क्लाइमेट स्मार्ट में और चीजें भी जुड़ जाते हैं कि आप जो खेती कर रहे हैं उसके तरीके कैसे हैं, आप उसमें कितना फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, कितना उसमें खाद डाल रहे हैं, कितना उसमें पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, उसको कैसे कम करें। रूट्स जो हैं आपके जड़ें होती हैं प्लांट्स की, उनको गहरा कैसे बनाया जाए ताकि कल को अगर फ्लड आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, तो आपके जो खेत हैं उसको संभाल सके। अच्छा, कहना चाहिए कि जो आपने पहले बताया वो एक टेक्निकल मैं कहूंगी और इसे एक कॉग्निटिव चीज कहूंगी कि हम इस पे सोच रहे हैं, बट इसमें भी टेक्निक्स हैं, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है पर टेक्निक है। तो फर्क आ गया है, मतलब अब ये नहीं है कि आप कोई मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, पर आप टेक्निक्स यूज कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने खेत को संभालें ताकि आप जो क्लाइमेट के इम्पैक्ट है उनको कम कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग अभी आंध्र प्रदेश में लगभग 4000 फार्मर के साथ एक स्टडी कर रहे हैं कि उनमें से आधे फार्मर एक प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसको आजकल हम नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। मोदी जी भी इसके बारे में बोल चुके हैं, मिनिस्टर सीतारमण भी बोल चुके हैं कि और अब तो नेशनल एक पॉलिसी भी आई है इसके ऊपर कि किस तरह से हम प्राकृतिक खेती के कुछ सिद्धांतों को मानते हुए इस तरह से खेती करें ताकि आपका एक तो लागत कम आए खेती पे, क्योंकि आप बाजार से केमिकल फर्टिलाइजर कम खरीद रहे हैं, पेस्टिसाइड कम खरीद रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आप ऑर्गेनिक इनपुट्स डाल रहे हैं, मतलब गोबर से बनी हुई खाद है या फिर और बहुत तरह के छोटे बोटेनिकल इनपुट्स जो होते हैं, उससे आपके प्लांट्स की जड़ें लंबी हो रही हैं, उससे उनकी यील्ड बढ़ रही है, उससे एक हमेशा ग्रीन कवर रहता है सॉइल के ऊपर, तो सॉइल में भी कार्बन जो है की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो हम कार्बन वैसे अपने एटमॉस्फेयर में जिससे हम ग्रसित हो रहे हैं उसको कैसे कम करें, उसका एक तरीका ये भी है कि किस तरह से मिट्टी में कार्बन को बढ़ाया जाए ताकि एनवायरनमेंट से वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से धीरे धीरे कम हो सके। तो इससे एक तरफ तो आप किसान को रेजिलिएंट बना रहे हैं कि किस तरह से उसकी इनकम पे इम्पैक्ट ना आए, और दूसरी तरफ आप एनवायरनमेंट के लिए अच्छा कर रहे हैं कि किस तरह से कार्बन को कम किया जाए एनवायरनमेंट में। ओके, इन दिस वे काफी दिमाग लगाना पड़ रहा है सारा। अब मैं आगे जो बढ़ना चाहूंगी वो इस सवाल पर कि एक छोटा सा ब्रेक लेके आपसे जानना चाहूंगी आपकी जर्नी के बारे में, अभी तक का जो आपका सफर रहा है पावरिंग लाइवलीहुड से जुड़ने का, फ्रॉम एन IITian एंड ऑल, जो आपने देखा था, जो अब आप कर रहे हैं, उस सफर के बारे में आप कुछ लोगों को बताएं। बिल्कुल, तो अभी तो मैं ये जैसे पावरिंग लाइवलीहुड के बारे में आपको बताया, पर ये जर्नी स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट आज से 10-12 साल 13 साल पहले। 2010 में मैंने IIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, इंडस्ट्री में गया, कैंपस प्लेसमेंट हुआ, नेस्ले वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड कंपनी के साथ मैंने लगभग 2-2.5 साल काम किया। काफी इंटरेस्टिंग काम किया, कैसे पानी को बचाया जाए, कैसे बिजली को बचाया जाए, एनर्जी को बचाया जाए, तो काफी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर मैंने काम किया। तो इन अ वे अभी भी सस्टेनेबिलिटी से ही जुड़ा हूं मैं इन सारे सालों में, और एक तरह से नेस्ले ने मेरा इंटरेस्ट इन सब चीजों पे और बढ़ा दिया। अच्छा। दूसरी तरफ मैं ये देख रहा था अपने आसपास की अभी भी बहुत सारे इनइक्वालिटीज हैं। आज से 10-12 साल पहले हर चौथे भारतीय के पास बिजली का एक्सेस नहीं था, हर दूसरे भारतीय के पास क्लीन गैस का एक्सेस नहीं था खाना पकाने के लिए, तो बहुत सारी इनइक्वालिटीज थी। तो एक तरफ ये था कि अच्छा आप इतनी सारी स्किल्स और एबिलिटी के साथ क्या कर रहे हो सोसाइटी के लिए। तो एक तरफ सस्टेनेबिलिटी का इंटरेस्ट, दूसरी तरफ सोसाइटी का इंटरेस्ट, तो उन दोनों को जोड़ते हुए मैंने इस तरफ थोड़ा सा अपना रुझान किया। मैं मास्टर्स किया और उसके बाद मैं इधर आया कि अब पब्लिक पॉलिसी के जरिए, मतलब सरकार की नीतियों को सुधारते हुए किस तरह से हम इन चीजों को धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारा मेरा फोकस पिछले दशक में ये रहा कि किस तरह से हर घर को बिजली मिले, चाहे वो सोलर से मिले चाहे वो ग्रिड से मिले, तो बिजली मिलना बहुत जरूरी है। 2010 में भी हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास बिजली का एक्सेस नहीं है। इसी तरह से बहुत सारा काम किया क्लीन कुकिंग के ऊपर, किस तरह से हर घर को, जो अभी भी बहुत सारी महिलाएं चूल्हे पे निर्भर करती हैं, लकड़ी पे, गोबर के उपले पे निर्भर करती हैं, जिससे कि बहुत सारे हेल्थ इम्प्लीकेशन आते हैं, उसको कैसे कम किया जाए। फिर ये था कि
किस तरह से एनर्जी को, क्लीन एनर्जी को यूज करते हुए हम इनकम बढ़ाएं, और उस तरह से ये पालन लाइवलीहुड स्टार्ट हुआ। और अब मैं ये भी देखता हूँ कि हाँ, किस तरह से हम अपने खाने को सुधारें, हम जो खाते हैं वो हमारे लिए अच्छा हो और हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा हो। जो किसान जिस तरह से उगा रहे हैं वो उनके लिए अच्छा हो और पर्यावरण के लिए अच्छा हो, तो मैं उस सब पे अभी काम करता हूँ। क्या आप इस पे भी हमें बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने खाने की बात करी और लोग आजकल ऑर्गेनिक की तरफ थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं, बट पीपल रियली डोंट नो कि कौन सा ऑर्गेनिक सही ऑर्गेनिक है या नहीं है। इट्स स्टिल अ कंफ्यूजन, नहीं गेस नहीं कर पाते बिकॉज हम लोगों को नहीं पता। हाँ। आप उस चीज से जुड़े कि आप कुछ बताना चाहेंगे कैसे लोग इसको पहचाने? एक तो है कि देर कुछ सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, यूएसडीए की एक सर्टिफिकेशन एजेंसी है, वो यूएस के स्टैंडर्ड के हिसाब से करती है। इसी तरह भारत में जैविक खेती का एक संस्थान है जो उसको सर्टिफाई करता है। तो एक तो तरीका है कि आप सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लें। बहुत सारी चीजों पे ऑर्गेनिक लिख देते हैं पर सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो सर्टिफिकेशन एक जरिया है। पर इसमें भी मतलब हर एक सर्टिफिकेशन भी कुछ हद तक ही इन चीजों को टेस्ट कर सकता है। ओके। मतलब आप हमेशा 24 घंटे तो निगरानी नहीं कर सकते कि किसान खेत पे क्या कर रहा है। हाँ। तो थोड़ा बहुत तो किसान के कॉन्शियसनेस पे भी निर्भर करता है कि हाँ, वो जो कह रहे हैं वो वही कर रहे हैं। पर ये सर्टिफिकेशन वाली एजेंसीज एक तरीका है इसको करने का। दूसरा ये है कि हर केमिकल इतना इक्वली बुरा नहीं है हमारे लिए। आई थिंक एक ये समझना भी बहुत जरूरी है। दो मेन तरह के केमिकल होते हैं जब हम खेती की बात करते हैं। एक होता है आपका फर्टिलाइजर, हाँ। खाद जो जा रहा है। दूसरा होता है पेस्टिसाइड, जो कि कीटनाशक बोलते हैं उसको। पेस्टिसाइड्स का इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज्यादा है कंपेयर टू फर्टिलाइजर का इम्पैक्ट। फर्टिलाइजर एक तो रहता नहीं है प्लांट के उस पे सरफेस पे, बट आप कैप्सिकम हो, टमाटर हो, कुछ भी हो, तो उस पे जब छिड़काव होता है पेस्टिसाइड का तो वो सरफेस पे रहता है। हाँ। तो वो हमारे फूड में आने का उसका चांस भी बहुत ज्यादा होता है। और क्योंकि वो एक तरह से कीटनाशक है, तो वो हमारे अंदर के छोटे छोटे जो अच्छे कीड़े हैं उनको भी नुकसान करेगा, और इसके अलग इम्पैक्ट है, मतलब एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम कौन से केमिकल से बचना चाह रहे हैं। तो अब कई लोग इस तरह की भी खेती कर रहे हैं जहाँ पे वो फर्टिलाइजर तो यूज कर रहे हैं पर पेस्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे हैं, और वीडिसाइड्स या हर्बिसाइड्स यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो उसको कई लोग बोलते हैं पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग। तो वो एक अलग क्लास ऑफ फार्मिंग थोड़ी शुरू हो गई है इन सम इयर्स। और दूसरा ये भी रहता है कि हर कोई ऑर्गेनिक अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑर्गेनिक का दाम अभी भी मतलब लगभग 2x तो है, अगर उससे ज्यादा नहीं है तो एक बीच का मिडिल ग्राउंड ये है कि आप अगर दोनों केमिकल नहीं छोड़ सकते तो कम से कम एक केमिकल छोड़ने की तरफ बढ़िए कि शायद आधे ऑर्गेनिक हो जाएंगे। पेस्टिसाइड मत खाइए। हाँ। फर्टिलाइजर वाला खाना खा भी रहे हैं तो उतना बुरा नहीं है शायद आपके जी। सो अब जो आपसे सवाल लेना चाहूंगी वो यही कि आपके हिसाब से हमारी अर्थ को सबसे बड़ा खतरा क्या है, किससे है, और कैसे उस चीज से हम लड़े आपके हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ा अभी अगर कॉन्शियसनेस में देखें तो क्लाइमेट चेंज आ गया है। हर कोई कहता है कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा है, पर आई थिंक एनवायरमेंटली और भी 2-3 खतरे हैं जो इक्वली बड़े होते जा रहे हैं। हमारा उस पर ध्यान अभी कम है। एक क्लाइमेट के साथ एक बहुत बड़ा और जो खतरा जुड़ा है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस का खतरा जुड़ा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब कि कितनी स्पीशीज हैं इस संसार में, अलग अलग तरह के जीव जंतु, वृक्ष, पौधे, पक्षी, और वो स्पीशीज की गिनती बहुत तीव्रता से कम होती जा रही है, बहुत तेजी से गिरती जा रही है। और उसका असर इस तरह से आता है कि छोटे छोटे जीव जंतु का रोल है हमारी प्रकृति में। जो पॉलिनेशन होता है बहुत सारी छोटी छोटी हनी बीज के द्वारा होता है, तभी हमें खाना मिलता है। तो ऐसे ही हर एक का अपना अपना एक रोल है। और जैसे ही वो बायोडाइवर्सिटी लॉस एक पॉइंट के बाद बढ़ जाएगा तो हमें नहीं पता कि किस तरह के बड़े बड़े चैलेंजेस ह्यूमैनिटी के आगे आ जाएंगे। तो इसी तरह से क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा है। क्लाइमेट चेंज का भी एक मेन इशू ये है कि ये अभी तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट एक टेम्परेचर के बाद चीजें इस तरह से बुरी हालात में आएंगी कि फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके ग्लेशियर जब पिघलने शुरू होंगे तो फिर बाढ़ के जो लेवल है वो संभालने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। आपका अंटार्कटिका, आर्कटिक में जो आइस शीट्स मेल्ट हो रही उससे पूरा समुद्र का लेवल जो बढ़ रहा है, तो आपके कोस्टल एरियाज जो है वो धीरे धीरे फ्लडेड होते जाएंगे। सुंदरबन में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे छोटे छोटे आइलैंड जो है वो धीरे धीरे पानी के अंदर आते जा रहे हैं। तो ये तो कुछ बहुत बड़े खतरे हैं, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं। भारत में पानी का थ्रेट भी अभी थोड़ा बहुत है, कई एरियाज में पानी की बहुत दिक्कत हो गई है। मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में पानी के लेवल बहुत नीचे जा चुके हैं, तमिलनाडु में पानी के लेवल बहुत नीचे हैं। तो और पानी बहुत जरूरी है जीवन निर्वाह के लिए।
खेती सबसे बड़ा एक एरिया है जहाँ पे हम पानी बहुत यूज करते हैं। तो किस तरह की फसल कहाँ करें, किस तरह से पानी कम इस्तेमाल करके उतना ही उगाएं, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। सोचना पड़ेगा मतलब इनके बारे बिल्कुल में। बिल्कुल जी। सो अगला जो सवाल आपसे लेना चाहूंगी वो एआई को लेकर के, बिकॉज मैं बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ रही थी इस इंटरव्यू के लिए कि भाई क्लाइमेट जो हो रहा है चेंज, हम अर्थ को बचाने की इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन वही हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि एआई में चैट जीपीटी और ये सब आ गया है एंड ऑल, एंड देन वही डिबेट का इशू भी बन गया है कि ये ठीक है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो है, बट इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, एक एल्गोरिथम चलाने के लिए भी जितना किलोवाट की जो एनर्जी यूज की जा रही है वो कितनी हार्मफुल है हमारे अर्थ के लिए। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी ये प्रॉब्लम पर एक तो आपका क्या कहना है और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? हाँ, प्रॉब्लम है, पर आई थिंक अभी प्रॉब्लम को ज्यादा बड़ा बना रहे हैं हम जितना वो प्रॉब्लम है। अभी अगर हम देखें कि अक्रॉस द ग्लोब, पूरे विश्व में डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कितना बिजली का खर्चा, बिजली इस्तेमाल हो रही है, Yes. तो 1% है टोटल बिजली के। तो 1% बिजली अभी बहुत कम है कंपेयर टू कि जो टोटल बिजली इस्तेमाल हो रही है। बट जैसे जैसे इसका अडॉप्शन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एआई हर बच्चा इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, वो बिजली का रेट भी बढ़ेगा। ओके। तो क्या इसका और दूसरा तरफ क्या है कि एआई से आप बिजली बचा भी सकते हैं। आप एआई से बहुत तरह हाँ, के ये भी ऐसे बातें क्योंकि चल रही है कि अगर हाँ। एक हाथ से बुरा कुछ हो रहा है तो दूसरे हाथ से उससे कुछ अच्छा करना कर हो। सकते हैं। तो अल्टीमेटली तो ये हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है कि किस तरह से हम उसको यूज करें। हाँ। टेक्नोलॉजी कोई भी बुरी या एब्सोल्युटली अच्छी हाँ। नहीं होती है। हाँ। वो सेम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, चाहे उससे आप एटॉमिक बम बनाएंगे, चाहे उससे आप एनर्जी क्या क्रिएट करें। करेंगे, है ना। तो इसी तरह एआई में भी ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी यूज है और एनर्जी यूज है, पर उसको एक तो अभी बहुत कम है कंपेयर टू जो उसकी रिटर्न आ रही है, मतलब आपको जो वैल्यू जो वो जनरेट कर पा रहा है। दूसरा, एआई को ही इस्तेमाल करके कहाँ पे एनर्जी सेव कर सकते हैं। ओके। है ना, मतलब आप एनर्जी एफिशिएंसी प्लांट में ये ढूंढना है, फैक्ट्री में ये ढूंढना है कि हाँ कहाँ पे एनर्जी सेव कर सकते हैं। एआई कैन हेल्प यू डू दैट। अब तीसरा ये कि एआई के एनर्जी कंजम्पशन को कम कैसे करें, तो उस पर भी अब काम होना शुरू हो गया कि एल्गोरिदम जो बन रहे हैं उसको एफिशिएंट कैसे बनाएं, कम प्रोसेसिंग करके भी वो आपको सेम आउटपुट दे, वो कैसे किया जाए। चौथा ये कि जो एनर्जी आप फिर भी वो यूज करेगा उसको रिन्यूएबल कैसे करें। ओके। उस एनर्जी को अगर आपने रिन्यूएबल सोर्सेज से लेना शुरू कर दिया, सोलर और विंड से, तो तब शायद वो इतना हानिकारक नहीं होगा। लेकिन शायद उसके लिए सोचना अभी से पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सोचना और करना। आप तो अब ये नहीं सोच सकते कि हाँ इसको सोचते रहेंगे, इसको साथ साथ करना भी पड़ेगा। हाँ, then वरना एक वही स्थिति हो जाएगी जो अभी हम कर रहे हैं कि अब हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, अर्थ डे 2023 की जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। सो इन व्हाट वेज वी कैन अचीव दिस थीम? हम कैसे इन्वेस्ट करें? देखिए, आप और मैं आम नागरिक के हिसाब से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं जी। एक तो है कि जब भी हम कंजम्पशन किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, खाने को कंज्यूम कर रहे हैं, बाजार से कुछ खरीद रहे हैं, एक तो थोड़ा कॉन्शियसली खरीदें कि हाँ चाहिए तभी खरीदें। बेवजह की चीजें ना खरीदें। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आगे किसी को दें, उसको फेंकें या वेस्ट ना करें। खाना तो बिल्कुल वेस्ट मत करें, क्योंकि खाने में बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा पानी ऑलरेडी चला गया। आपने अगर एक कटोरी चावल फेंका है तो उस चावल को बनाने में कितना पानी और कितनी एनर्जी चली गई। तो आप सिर्फ ये मत सोचें कि हम खाना वेस्ट कर रहे हैं, आपने बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट कर दिए जी। तो कोशिश करें कि एक तो कंज्यूम उतना करें जो बिल्कुल चाहिए, उससे ज्यादा ना करें, और दूसरा वेस्ट ना करें। और फिर भी जो थोड़ा बहुत वेस्ट है, आप केले का छिलका तो फेंकेंगे, संतरे का छिलका तो फेंकेंगे, उसको भी क्या हम कंपोस्ट कर सकते हैं। घर में छोटे छोटे कंपोस्टर आजकल आप बालकनी में भी रख सकते हैं, अगर आपके पास छत भी नहीं है तो, फ्लैट में भी रह रहे हैं तो। मेरे घर पे कंपोस्टर है छोटा सा। एक तो पहले उसमें आपकी जो आपका गीला कूड़ा जिसको हम बोलते हैं वेट वेस्ट किचन का, उसको अलग रखें सूखे कूड़े से, और उसको डेली अपने कंपोस्ट बिन में डालें। उससे थोड़ी बहुत जो आपकी खाद बनती है वो अपने घर में गमलों में डालें, सामने पार्क में छोड़ दें अगर आपके घर में गमले नहीं। उससे आप मेथेन एमिशन कम कर सकते हैं, क्योंकि वो सारा ऑर्गेनिक वेस्ट लैंडफिल में जब जाता है, जो दिल्ली के बाहर में पहाड़ बना रखे हैं, वो वहां पे जाके वो मेथेन रिलीज होती है। हाँ। और वो मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 25 गुना ज्यादा हानिकारक है हम सबके लिए, क्योंकि वो गर्मी को और बढ़ा रही है जी। तो ये छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं। आप कॉन्शियसली ये देखें कि अच्छा अगर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, कोई मीटिंग वर्चुअली हो सकती है तो वर्चुअली करें। उससे आप अपना एमिशंस कम करेंगे, रोड पे ट्रैफिक कम करेंगे, लोगों की फ्रस्ट्रेशन लक्ष्य का कह रही थी कि हमने इस मीटिंग को भी वैसे कर ले। तो
एनर्जी बचा, टाइम बचा और लोगों का फ्रस्ट्रेशन बचा, क्योंकि रोड पे ट्रैफिक कम होगा तो बहुत बाकी लोग खुश ज्यादा। रहेंगे आपसे, हाँ। है ना? तो ये छोटे छोटे डिसीजन हैं, मतलब अगर आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, फ्लाइट ना लें, ट्रेन लें। अच्छा। फ्लाइट मेरे पास नंबर नहीं है, पर कम से कम 5 से 10 गुना ज्यादा कार्बन इमिशन करेगा वो कंपेयर टू ट्रेन में ट्रैवल करने के। ओके। आपका टाइम शायद नहीं बचेगा, लेकिन क्योंकि- ये मेरे ख्याल से फिर ये तो सोच का ही होना चाहिए, क्योंकि हाँ। लोग सोचेंगे ही नहीं उस दिशा में। लोग सोचेंगे अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं अपना हाँ। टाइम बचाऊं। हाँ, बट दिल्ली से जयपुर जाने में आपका टाइम भी नहीं बचता फ्लाइट में। आप पहले एयरपोर्ट पे जाते हैं, चेक इन करते हैं, हाँ। उल्टा करते हैं, तो इसलिए मतलब ऑफ कोर्स अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो टाइम बचेगा फ्लाइट में। हाँ। हाँ, और इफ टाइम इज सो वैल्यूएबल टू यू, यू मे डू इट। मतलब कि ये करना है कि जहाँ बच सकता है वहां तो बचा ले कम से कम। बिल्कुल। तो बीइंग मोर कॉन्शियस, छोटे छोटे डिसीजन आप अगर ऐसे लें हम्म। एज अ कॉमन सिटीजन, आई थिंक हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड दिस लाइफ मिशन, और लाइफ पूरा यही है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि हम अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से ऐसे बनाएं कि धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट कॉन्शियस हो जाए। और इंडिया में देखा जाए ट्रेडिशनली, आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जीवन शैली के साथ जुड़ी हुई थी, हमारे लाइफस्टाइल के साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई थी। अगर आप देखें कि घर पे जब भी हमारे मम्मी दादी के टाइम पे कोई भी जैम की शीशी होगी, किसी भी सॉस की शीशी होगी, तो उसको हम हमेशा रीयूज करते थे। Yes. वो कभी फेंका नहीं जाता। आज भी हो जाता है हाँ। रीयूज, अगर स्पेशली ग्लास की बॉटल है तो। और धीरे धीरे वो प्लास्टिक आया तो प्लास्टिक फेंकने में फेंकने लगा। लगा। तो इस तरह से किस तरह के मतलब पैकेजिंग पे भी बहुत ध्यान दें। अगर कोई चीज आपको कम पैकेजिंग पे मिल रही है, प्लीज उसको इस्तेमाल करें। ओके। क्योंकि पैकेजिंग का वेस्ट भी एक बहुत बड़ा वेस्ट होता जा रहा है। बट अल्टीमेटली एक छोटे छोटे कॉन्शियस डिसीजन रोजमर्रा की जिंदगी में जिसको हम सोचते भी नहीं है, कैन हेल्प अस कंट्रीब्यूट एंड इन्वेस्ट इनटू आवर अर्थ। So, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि बातें हर बार होती हैं अर्थ डे को लेकर कि हम अर्थ को प्रोटेक्ट कैसे करें। बातें आज भी हुई हैं, लेकिन आज मैंने बात उनसे करी है जो इसकी दिशा में एफर्ट भी कर रहे हैं। So, thank you so much for joining ABP Live podcast, Abhishek Jain. थैंक यू।